हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा कोड ऑफ वेजिस एक्ट चल रहा था और अब आज हमें कोड ऑफ वेजिस एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, मिनिमम वेजिस। देखिए, पुराने और नए सिलेबस के अनुसार मिनिमम वेजिस के अंदर बहुत कम सेक्शन कर दिए गए और जो इररेलेवेंट सेक्शन थे वो हटा दिए गए। ठीक है, तो पुराने सिलेबस में मिनिमम वेजिस एक्ट हुआ करता था, अब ये एक्ट नहीं है, इसको कोड ऑफ वेजिस एक्ट का पार्ट बना दिया गया है। और पुराने अगर आप एक्ट में देखो मिनिमम वेजेस, तो वहीं से सेक्शन लिए गए हैं पर इररेलेवेंट सेक्शन को हटा दिया गया है। तो लगभग लगभग 4 से 5 पेज में मिनिमम वेजेस पूरा खत्म कर दिया गया है, जबकि वहां पर 12 13 14 पेज थे। चलिए आइए देखते हैं मिनिमम वेजेस सेकंड क्लास ऑफ कोड ऑफ वेजेस एक्ट। देखिए, पहले सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आया क्यों, मिनिमम वेजेस आया क्यों। बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जहां पर लोगों को बहुत ही कम रेट पर काम करने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेबर हूं मान लेते हैं, और मैं कहीं पर काम कर रहा हूं और मेरे को 100 रुपए एक दिन का मिल रहा है। अब मैं आप मुझे कहोगे कि यार काम क्यों कर रहे हो, छोड़ दो उस काम को, मैं कहीं और जाऊंगा वहां भी मुझे इतना ही मिलेगा। तो मेरी मजबूरी है, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, सब कुछ देखना है, तो मजबूरी में एक लेबर उस रेट पर काम करता है। तो कई ऐसी इंडिया में जगह है, देखिए आपके वहां नहीं होगी, मेरे वहां नहीं होगी, पर इंडिया में किसी कोने पे तो होगी, तभी तो एक्ट पास करा गया। तो ये देखा गया कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है, ऑनर जो है, वो वर्कर को बहुत ही कम रेट पर वेजेस दे रहे हैं और उनसे काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पर एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करनी होगी, जिससे किसी भी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर के अंडर अगर कोई एम्प्लॉय काम करेगा, वो जो हमने सेट करा है वेजेस उससे कम में वो नहीं देगा। और जब मैं आपको लिमिट बताऊंगा ना क्या सेट करिए, आप भी कहोगे बड़े यार अजीब है, मिनिमम वेजेस सेट करी तो इतनी कम सेट कर दी कि मतलब हद ही हो गई। 115 रुपए एक दिन का मिनिमम ऐसा सेट करी हुई है, 115 रुपए। अरे 115 रुपए एक दिन में क्या ही होता है भाई। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जो सेट है वो सेट है, वो अलग चीज है, पर देखा जाएगा अलग क्या है। बट आगे हम इस पर्टिकुलर एक्ट को और इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ, ये रियलाइज हुआ कि यार मिनिमम वेजेस हमें सेट करनी होगी, सेट करनी होगी, जिससे कोई भी इंप्लॉय इससे कम में वेजेस ना प्रोवाइड करे किसी इंप्लॉय को। राइट, सेक्शन 5 से इसकी स्टार्टिंग होती है और सेक्शन 5 क्या कहता है पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कहता है कोई भी ऐसा इंप्लॉयर अगर उसके अंडर में कोई पर्सन काम कर रहा है, मतलब इंप्लॉय काम कर रहा है, तो वो इंप्लॉयर कभी भी जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करा गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, उससे कम में वेजेस नहीं देगा। दोबारा पढ़ो। नो एम्प्लॉयर सेल पे टू एनी एम्प्लॉय वेजेस, कोई भी इंप्लॉयर वेजेस इंप्लॉय को कितना नहीं देगा, लेस देन मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो भी नोटिफाई करा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, उससे कम में नहीं देगा। उससे ज्यादा देना दे दो पर उससे कम नहीं दे सकते, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, क्या ये अलग गवर्नमेंट है, क्या ये गवर्नमेंट की कोई कमेटी है? नहीं सर। देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। अप्रोप्रिएट में नन अदर कोई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाएगा कुछ सिनेरियो में, और स्टेट गवर्नमेंट को ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाएगा कुछ सिनेरियो में। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन कहती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कोई नहीं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं हम एक्ट के अनुसार। बट कुछ ऐसे सिनेरियो है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कुछ ऐसे केसेस है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अभी मैं इन दोनों को लेकर क्या बोलता हूं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहूंगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करा गया होगा, उससे कम में कोई इंप्लॉयर वेजेस नहीं देगा, ऐसा सेक्शन 5 में लिखा गया है। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है। इसके बाद सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस कि कैसे मिनिमम वेजेस फिक्स करी जाएगी। तो ये कहा गया, देखो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। पता है ये लाइन में क्या लिखा, अगर इस लाइन को लॉ को आप समझो तो वो कुछ इस तरीके से समझना है। सब्जेक्ट टू का मतलब जो होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशन। कहता है सेक्शन 9 में कि प्रोविजन में जो कंडीशन बताई गई होगी, अभी सेक्शन 9 हम पढ़ेंगे आगे, उसके प्रोविजन में, सेक्शन 9 के प्रोविजन में जो भी कंडीशन बताई गई है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करना है एम्प्लॉय के लिए। पर जब वो एम्प्लॉय के लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करेगा सेक्शन 9 की कंडीशन को मानते हुए, पर सेक्शन 8 के प्रोविजन को भी मानना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 8 दोनों के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करनी होगी एम्प्लॉय की। अब पढ़ो आप, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 appropriate government shall मतलब compulsory fix the minimum rate of wages to employ in accordance with the provision of section 8। ये दोनों सेक्शन में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये वाला सेक्शन 6 कहता है, सेक्शन 6 तभी कामयाब है जब सेक्शन 8 और 9 आपको पता होगा। तो क्योंकि हम आगे वो पढ़ लेंगे तो अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि सेक्शन 6 कहता है कि सेक्शन 9 और सेक्शन 8 में जो भी प्रोविजन लिखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करनी होगी किसी एम्प्लॉय के लिए। अब वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट हो सकती है दो तरीके से, एक होती है टाइम वर्क बेसिस पर, एक होती है पीस वर्क बेसिस पर। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय है जो 10 घंटे काम करने पर 8 घंटे के पैसे लेते हैं, 6 घंटे के पैसे लेते हैं, 1 घंटे के पैसे लेते हैं। तो टाइम के अनुसार जो वर्कर पैसा लेता है उसको टाइम वर्क बेसिस कहा जाता है। और कहता है भाई मुझे टाइम से मतलब नहीं, मैं अपने टाइम में जितना मर्जी काम करूं, मुझे पर पीस के हिसाब से आप पैसा दो, मुझे क्या दो, पर पीस के हिसाब से पैसा दो, कि मैं अगर एक पीस बनाऊंगा तो आप मुझे इतने पैसे दोगे, 2 पीस बनाऊंगा तो इतने पैसे दूंगा, पर पीस का हिसाब रखो। तो वेजेस जो सेट करी जा सकती है वो टाइम और पीस वर्क के बेसिस पर करी जाती है। बट इन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर टाइम वर्क को ही फोकस करा गया, टाइम वर्क बेसिस पर ही का वेजेस दी गई। ठीक है जी। अब देखिए क्या बोला, इसने कहा कि देखो आप वेजेस जो दे सकते हो वो टाइम वर्क के बेसिस पर और पीस वर्क के बेसिस पर दे सकते हो, पर आगे जाकर हम प्रोविजन पढ़ेंगे चाहे पीस वर्क हो चाहे टाइम वर्क हो, आप टाइम के हिसाब से ही दोगे। देखो क्या लिखा हुआ है तीसरा प्रोविजन, और ये मैंने क्रॉस चेक करा, स्टडी मैट में क्रॉस चेक करा कि ये सही लिखा है नहीं लिखा, फिर मैंने ये बेयर एक्ट में चेक करा सही लिखा है नहीं, सही था भैया। देखो क्या कहता है, कहता है वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयड मतलब काम कर रहा है, पीस वर्क बेसिस पर, किस बेसिस पर, पीस वर्क, पर पीस के पैसे पर उसको मिलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन 1। अगर वो पीस के बेसिस पर काम कर रहा है कि मैं 10 पीस बनाता हूं, 20 पीस बनाता हूं, 30 पीस, 1 पीस, ऐसे पीस बेसिस पर काम कर रहा है, तो सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को ध्यान रखते हुए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करेगी इन पीस वर्क बेसिस पर वर्कर को, जिससे इंप्लॉय क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए कि हाँ इतना तो मुझे मिलेगा ही। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पीस वर्क, जो पीस वर्क के बेसिस पर काम करते हैं एम्प्लॉय, उनका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टाइम के अनुसार सेट किया जाएगा, पीस के अनुसार नहीं, टाइम के अनुसार सेट किया जाएगा। अब मुझे यहां पर थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने बेयर एक्ट, स्टडी मटेरियल सब में घुमाकर देख लिया, टाइम वर्क ही लिखा है, मतलब यही है दोस्तों। चाहे आप पीस वर्क के बेसिस पर काम करो, चाहे आप टाइम वर्क के बेसिस पर काम करो, आपको मिनिमम जो रेट ऑफ वेजेस है वो टाइम के अनुसार ही सेट करी जाएगी, ये बताया गया। नहीं तो यहाँ पीस के हिसाब से लिखता ना, टाइम वर्क बेसिस पर ही मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट की जाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, चाहे आप पीस पर वर्क बेसिस पर ही काम क्यों ना कर रहे हो। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। आप चेक कर लेना, बेयर एक्ट देख लेना, गूगल मिल जाएगा आपको, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। अब वो इंप्लॉय जो टाइम वर्क बेसिस पर काम करते हैं तो उनका मिनिमम रेट ऑफ बेसिस कैसे होगा, मे बी फिक्स इन अकॉर्डेंस विद एनी वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग वेजेस पीरियड। तो जो वर्कर टाइम के बेसिस पर काम कर रहा है, जो वर्कर पीस रेट के बेसिस पर काम कर रहा है, तो उसको टाइम, उनका जो मिनिमम रेट सेट होगा वो टाइम के अनुसार होगा सेट, भले ही वो पीस के बेसिस पर काम कर रहा है, पर उसका वेज जो लिमिट है, मिनिमम वेज लिमिट, वो टाइम के अनुसार का सेट होगा। अब जो वर्कर टाइम के बेसिस पर ही काम कर रहे हैं उनका मिनिमम वेजेस सेट किया जाएगा पर्टिकुलर चीजों पर, जैसे कि आर के बेसिस पर मिनिमम रेट सेट कर लो, ठीक है, 1 घंटे के कम से कम इतने मिलने चाहिए, 1 दिन का कम से कम इतना मिलना चाहिए, या 1 महीने का, तो इनके अनुसार मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट किया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कोई इंप्लॉय टाइम वर्क के बेसिस पर काम कर रहा है तो वो मंथ के बेसिस पर सेट कर सकता है कि 1 महीने में कम से कम इतना मिले, 1 दिन में कम से कम इतना मिला, या 1 घंटे में कम से कम इतना मिले, इस बेसिस पर हो सकता है। आगे क्या कहता है, आई कहता है वेयर द रेट ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड बाय डे और बाय मंथ, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। कहता है अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करी गई होगी दिन के अनुसार, घंटों के अनुसार या महीने के अनुसार, तो फिर वेजेस का कैलकुलेशन जैसे बताया गया होगा वैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। हमें नहीं बताया अभी,
पर लिखा है जैसे बताया जाएगा बेयर एक्ट में उस तरीके से कैलकुलेट करना है। बेयर एक्ट में तो गिवन होगा, 100% श्योर है, बेयर एक्ट में तो चीजें गिवन होगी सब कुछ का, वो तो पूरा एक्ट है। पर क्या हमारे स्टडी मैट में भी इसका प्रिस्क्राइब बता रखा है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। बता रखा होगा ठीक, नहीं बता रखा होगा तब भी ठीक, हम भी ये लिख देंगे पेपर में कि अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करी जा रही है डे, आवर्स या मंथ के बेसिस पर, तो हम वेजेस का कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसे बताया गया होगा, हम भी ऐसी लाइन छाप देंगे। देख लेना आप भी बेयर एक्ट में जाकर। भाई स्टडी मैट में जितना गिवन होगा उतना ही तो पढ़ाऊंगा मैं आपको बेयर एक्ट थोड़ा पढ़ाने लग जाऊंगा, क्या करोगे इतना पढ़कर। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दिस सेक्शन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब आप इस सेक्शन के तहत मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेंगे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या ध्यान में रखना है, shall primarily take into account the skill of worker required for working any category of unskilled, skilled, semi skilled, highly skilled और geographical area और both। कहता है देखिए वो वर्कर जो अनस्किल्ड है उसका आपने मिनिमम तय करा कि भाई 200 रुपए देंगे पर दिन का, और वो वर्कर जो स्किल्ड है उसका भी आपने 200 तय करा, ये गलत है। आप जब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट करेंगे तो अलग अलग वर्कर के टाइप से अलग अलग एरिया में जहां काम कर रहा है उस बेसिस पर सेट करेंगे। ये नहीं कि अगर वर्कर एक दिन में इतना काम कर रहा है तो उसको इतना मिलेगा, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का वर्कर हो, नहीं, हर वर्कर का मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अलग अलग होना चाहिए। अब मैं काम कर रहा हूं, देखिए मैं अनस्किल्ड वर्कर हूं, आप भी मान लो अनस्किल्ड वर्कर हो, पर मैं जहां काम करता हूं वो हजार्डस प्रोसेस है, डेंजरस प्रोसेस है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो क्या मेरी वेजेस मिनिमम वेजेस और आपकी मिनिमम वेज में सेम होना चाहिए? नहीं सर, आप हजार्डस प्रोसेस में काम नहीं कर रहे, खतरा नहीं है आपको जान को, मेरा काम को खतरा है, तो भाई मेरे एरिया अलग है आपका काम करने का, मेरा काम करने का एरिया अलग है, तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए। होप आप चीजें समझ गए हो, एरिया जहां वो काम कर रहा है और क्या उसकी स्किल्ड है उस बेसिस पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, ये ध्यान में रखना है। में in addition to such minimum rate of wages for a certain category of worker take into account their endurance of work like temperature, humidity, normal difficulty to hear, hazardous occupation or process or underground work as may prescribe that the government। तो कहता है मैं इन एडिशन टू सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करा जाएगा उसके एडिशन में कुछ और आप कर सकते हो। अगर कोई इंप्लॉय अंडरग्राउंड में काम कर रहा है, हजार्डस प्रोसेस में काम कर रहा है, डेंजरस प्रोसेस में काम कर रहा है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में वहां काम कर रहा है या बहुत कम मात्रा में वहां काम कर रहा है, तो उनके लिए एडिशन में कुछ और भी आप कर सकते हैं। मतलब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करा, उसके साथ साथ भी आप उसमें और ऐड कर सकते हो, जैसे नॉर्मल वर्कर के 100 रुपए एक दिन का है तो उसके लिए 150 रुपए एक दिन का कर सकते हो जो इन जगहों पे काम करता है। द नॉर्म्स मतलब रूल ऑफ सच फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस शैल बी सच एज वे प्रिस्क्राइब। नॉर्म्स बता रखे हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के। द नंबर ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रेफर टू सबसेक्शन 6 में एज सबसेक्शन 6 विल बी दिस, ये जो पढ़ा हमने, ठीक है। द नंबर ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रेफर टू सबसेक्शन में एज फार एज पॉसिबल बी केप्ट बाय एट मिनिमम बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जब भी गवर्नमेंट सेक्शन 6 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए मिनिमम रेट सेट करेगी तो मिनिमम ही सेट करना, ये नहीं मैक्सिमम बता रहे हो, मिनिमम रेट ही सेट करना है। बी केप्ट एट मिनिमम बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मिनिमम ही रखे, क्योंकि वेजेस का मतलब ही है मिनिमम वेजेस, चैप्टर का नाम ही मिनिमम वेजेस है। Section 67 of the code additionally mention all the ground over which the appropriate government will have the power to make rule। Section 67 कहता है इस कोड का कि हाँ हम बताएंगे आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है रूल बनाने की। तो सेक्शन 67 ये बता रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, जो कि सेंट्रल या स्टेट हो सकते हैं, उनके पास क्या क्या पावर है रूल बनाने के। सेक्शन 8 आ गया, इसके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 6 करना है, फिक्स करना है मिनिमम वेजेस। सेक्शन 9 के प्रोविजन को ध्यान में रखते ही फिक्स करना है मिनिमम वेजेस। अब क्या है, कहता है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइज मिनिमम वेजेस। अब प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से हम मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकते हैं। इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम और इन अ रिवाइज्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दिस कोड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल आइदर अपॉइंट। ओके, तो कह रहा है चाहे आप पहली बार मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर रहे हो, चाहे आपने पहले कर दिया था उसको रिवाइज कर रहे हो,
तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये काम करना होगा। ऐसे नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होगा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को तय करने के लिए। चाहे आप पहली बार कर रहे हो, चाहे आप दूसरी बार कर रहे हो, पहली कर चुके हो उसको रिवाइज कर रहे हो दूसरी बार, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। पहले अपॉइंट एज मैनी कमेटी as it considered necessary to hold the inquiry and recommendation in respect of such fixation and revise as the case may be। तो आपको एक कमेटी को अपॉइंट करना है, उस कमेटी के मेंबर आपको रिकमेंड करेंगे, आपको एडवाइस देंगे कि हाँ इतना मिनिमम होना चाहिए नए के लिए, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो इतना रिवाइज कर लो, ये सब के कमेटी बनानी है, आपको अपॉइंट करनी है। बाय नोटिफिकेशन पब्लिक, कमेटी बनाने के बाद जब मिनिमम वेजेस सेट कर दोगे उसको नोटिफिकेशन पब्लिश इट प्रपोजल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन लाइकली टू बी इफेक्टेड thereby specify a date not less than 2 months from the date of the notification on which the proposal shall be taken into consideration। क्या कह रहा है ये? कह रहा है by notification publish its proposal for the information of a person likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of the notification on which the proposal shall be taken into the। तो ये पॉइंट आपसे कहता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक को प्रपोजल के लिए नोटिफिकेशन भेजेगी, एक नोटिफाई करेगी वेबसाइट में और प्रपोजल मांगेगी कि आप कुछ अपना प्रपोजल देना चाहते हो क्या, क्या क्या मिनिमम वेजेस रेट सेट होना चाहिए। तो पीपल क्या करेंगे, अलग अलग बेसिस पर अपने अपने प्रपोजल रखेंगे और जब से नोटिफिकेशन होगा तब से 2 महीने के अंदर अंदर प्रपोजल भेजना होगा और उसके बाद जो प्रपोजल भेजा होगा पर्सन द्वारा उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। नोटिफिकेशन 2 महीने के अंदर अंदर ही प्रपोजल को कंसिडर करा जाएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 कहता है। सेक्शन 8 को कैसे प्रोसीजर है, एक तो बहुत सारी अलग अलग कमेटी बनानी है और एक लोगों से प्रपोजल मांगना है, 2 तरीके से आप वेजेस को फिक्स कर सकते हैं। चलिए अगला आ जाते हैं, कमेटी के बारे में क्या कह रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करनी है कमेटी, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में आपको। Every committee appointed by the appropriate government under clause A of subsection 1 shall be consist of a person representing employer, representative employee, which shall be equal number of members specified in clause A, this one, an independent person not exceeding 1/3 of the total member of the committee। हर वो कमेटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाएगी उसके अंदर कुछ इस तरीके से मेंबर होने चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको। लेट्स सपोज कि हमें कमेटी में 30 मेंबर रखने हैं, ठीक है, कितने मेंबर रखने हैं, 30 मेंबर रखने हैं। तो सबसे पहले 30 मेंबर में से पहले 1/3 अलग कर दो आप, 1/3 मेंबर तो अलग कर दो। कितना हो गया जी 1/3, 30 का 1/3 कितना होता है, 10 मेंबर हो गए। ये 10 मेंबर होने चाहिए इंडिपेंडेंट, क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, समझ में आया, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब 1/3 के बाद बाकी 2/3 अलग कर दो, 2/3 हो गया टोटल 20। इस 20 में आधे हिस्से इंप्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, और आधे कौन होंगे, इंप्लॉयर के। इक्वल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंप्लॉयर और इंप्लॉय के। क्लियर, समझ में आ गया। लेट्स सपोज कि इसका पॉइंट और ले लेते हैं कि मान लो अगर 30 मेंबर की जगह हो जाता 60 मेंबर, तो 1/3 होते 20 और 20 इंडिपेंडेंट होते और बाकी 40 में से 20 ये होते और 20 ये होते। इस तरीके से आपको करना है। अभी के लिए यहाँ पर 10 और 10 है। क्लियर हो गई वही चीजें, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आपको रखना है। 1/3 जो होने चाहिए इंडिपेंडेंट है, 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए और बाकी जो उसमें आधे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और आधे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये तो हो गया 3 पॉइंट। आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 और एज द केस में बी, all representation received by it before the date specified in notification under clause B of that subsection, the appropriate government shall by notification fix or as the case may be revise the notification of wages rate rates unless such notification otherwise provided. It shall come into force on expiry of 3 months from the date of its issue. It shall come into force। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस पूरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बकवास लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि जो भी प्रपोजल आया होगा उसको ध्यान में रखते हुए
ठीक है, दूसरे वाले क्लॉज से, बी क्लॉज से। बी क्लॉज मीन्स दिस, ये रहा ए क्लॉज। ये ए क्लॉज से जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसको ध्यान में रखते हुए, दोनों रिकमेंडेशन और प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वेजेस फिक्स करनी है। और जो वेजेस वो फिक्स करेंगे, चाहे वो नई वेजेस फिक्स कर रहे हैं मिनिमम, चाहे वो रिवाइज फिक्स कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने फिक्स करी उस दिन से 3 महीने के बाद वो एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि आज फिक्स करूं आज से एप्लीकेबल ना, आज अगर वेजेस फिक्स होगी रिकमेंडेशन और प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए तो आज से 3 महीने बाद वो एप्लीकेबल होगा लोगों पे। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ लिखा था 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, यहाँ वेजेस अब से ये रहेगी, उस दिन से 3 महीने के बाद एप्लीकेबल होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू और रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑर्डिनरली एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। तो हर 5 साल के अंदर अंदर रिवाइज करना होगा मिनिमम वेजेस, क्योंकि 5 साल एक बड़ा पीरियड रहेगा, 5 साल में महंगाई बढ़ जाती है तो मिनिमम वेजेस को भी थोड़ा लिमिट को बढ़ाना होगा, राइट। तो हर 5 साल के स्लैब में 5 साल से एक्सीड नहीं होना, विद इन अ 5 ईयर, हर विद इन अ 5 ईयर आपको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के अंदर चेंजेस करने होंगे, रिवाइज करना होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। सेक्शन 9 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेजेस। देखिए फ्लोर वेजेस 2 टाइप की वेजेस होती है, एक 3 टाइप की वेजेस होगी, एक होती है फ्लोर। फ्लोर वेजेस का मतलब जमीन, जमीन, फ्लोर मतलब होता है जमीन, जमीन का मतलब जमीनी वेजिस नहीं, इनका मतलब ये हो गया ये ऐसी वेजिस है जिससे आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी फ्लोर वेजिस सेट करती है जिसके नीचे मिनिमम वेजिस नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम वेजिस जो सेट किया जाएगा वो फ्लोर वेजिस से ऊपर ही करा जाएगा। ये भी करा गया, बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो 1 रुपया भी हो सकता है, मिनिमम तो 2 रुपए भी हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक फ्लोर वेजिस तय कर दी। कहा कि देखो फ्लोर, जमीन, फ्लोर मतलब जमीन, जमीनी वेजिस तय कर दी, इसका मतलब जमीन से आप ऊपर ही तो चलोगे, जमीन के नीचे तो आप चल नहीं पाओगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक फ्लोर वेजिस तय करी, और उस फ्लोर वेजिस में यह कहा गया कि मिनिमम वेजिस, और जो वेजिस पे किया जा रहा है, मिनिमम वेजिस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय कर रही है, और जो वेजेस एक्चुअल में पे करा जा रहा है वो फ्लोर वेजेस से नीचे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ही होना चाहिए। मतलब मिनिमम वेजेस तो तय किया जाएगा हर 5 साल के इंटरवल में, वो फ्लोर वेजेस से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप उससे ऊपर जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जा सकते। ऐसा गया सेक्शन 9 की कंडीशन में। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेजेस, फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिक्स करा जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यूज नहीं आया है। और फ्लोर वेजेस में क्या कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक ऐसी वेजेस तय करेंगे जिसके नीचे कोई वेजेस सेट नहीं होगी, उसके ऊपर ही होगी। मिनिमम वेजेस तो तय करी जाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो भी फ्लोर वेजेस के ऊपर होगी, और एक्चुअल में जो वेजेस पे करा जा रहा है वो मिनिमम वेजेस के ऊपर होगी। कुछ इस तरीके से चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फिक्स फ्लोर वेजेस टेकिंग इनटू अकाउंट मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ वर्कर इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। देखिए फ्लोर वेजेस वो वेजेस होता है जहां पर एक ऐसा अमाउंट जो एम्प्लॉयर द्वारा देना ही पड़ेगा इस एम्प्लॉय को, जिससे वो अपनी नेसेसिटी फूड को खरीद पाए और रह सके। जैसे दूध, दही, रोटी, ये ऐसे नेसेसिटी फूड है जो कम पैसों में खरीदे जा सकते हैं, उनका नॉमिनल अमाउंट होता है। हमेशा आपको पता है ना, गवर्नमेंट नेसेसिटी फूड में हमेशा कम टैक्स लगाती है और उसका प्राइस कम रखने की कोशिश करते हैं। जैसे दूध का प्राइस आप देखो कम है ना, 40-50 रुपए है, ठीक है, तो दूध का प्राइस ये है। इस तरीके से नेसेसिटी जो चीजें होती है वो हमेशा कम रखने की कोशिश करी जाती है, जिससे हर एक लोग, हर एक पर्सन उसको कंज्यूम कर पाए। ठीक है सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज इसलिए तय करी है कि वो पर्सन जो कम कमाते हैं वो भी अपना फूड, खाना पीना, रहना सब कर सके, इतना वेजेस तय कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम से कम हो जाए, पर इतना भी नहीं है कि बहुत अच्छा हो जाए, हाँ आप आराम से जी लो अपनी जिंदगी वाली बात आ जाए। प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट फ्लोर वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। ये प्रोवाइडेड दैट मतलब होता है फर्स्ट प्रोविजन, तो इसके साथ पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही फ्लोर वेजेस तय करी जाएगी सभी एरियाज के लिए, नहीं, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग फ्लोर वेजेस तय करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मिनिमम वे रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6, याद आ रहा है सेक्शन 6 में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस रेट फिक्स करेगी, शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेजेस। If the minimum rate of wages fixed by the appropriate government earlier more than the floor wages, then the appropriate government shall not reduce such minimum rate of wages by the fixed by its earlier। दो इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज
फ्लोर वेजेस मैं बता रहा हूँ महीने की 6,000 रुपए है, 6,000 पर मंथ सेट करिए महीने की फ्लोर वेजेस। एक एम्प्लॉय को फ्लोर वेजेस नहीं मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करी, इस इतने वेजेस पे इंसान रह भी खा सकता है, अपना जी सकता है, मतलब मरेगा नहीं, ये वाली कहानी है। अब इससे ज्यादा ही होनी चाहिए क्या, मिनिमम वेजेस, इससे ही ज्यादा होनी चाहिए हमेशा मिनिमम वेज, जो सेक्शन 6 में तय करी जाएगी मिनिमम वेजेस। एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्लोर वेजेस कौन तय करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और मिनिमम वेजेस कौन तय करता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब मिनिमम वेजेस जो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कह रहा हूं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, कोई बात नहीं, हम वर्ड यूज करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो सिर्फ सेंट्रल ही सेंटर करेगी। तो मिनिमम वेजेस क्या होगा, मिनिमम वेजेस जो भी होगा तय होगा, मान लो उन्होंने 8,000 रुपए पर मंथ मिनिमम वेजेस सेट कर दी। अब आगे कहानी कह रहा है, जब भी कोई मिनिमम वेजेस पहली बार सेट हो गई, उसके बाद जब भी ये रिवाइज होगी, वो कभी भी 8,000 से रिड्यूस नहीं होगी। ये दूसरा पॉइंट कह रहा है, हमेशा 8 है। जो मिनिमम वेजेस पहली बार सेट हो गई थी, उसके बाद फ्यूचर में अगर कोई मिनिमम वेजेस रिवाइज होती है, वो 8,000 से कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। ये पॉइंट कह रहा है हमारे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पहला पॉइंट देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सेक्शन 6 में मिनिमम वेजेस तय करती है, वो लेस देन नहीं होनी चाहिए फ्लोर वेजेस से, पहला पॉइंट। अगर मिनिमम वेजेस फिक्स्ड कर दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, वो हमेशा ज्यादा होगी फ्लोर वेजेस से, ये भी ठीक है। इसके बाद देन अप्रोप्रिएट में शैल नॉट रिड्यूस द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय अर्लियर, जो पहले मिनिमम वेजेस सेट करी थी उससे रिड्यूस नहीं हो सकती इन फ्यूचर, जब वो आगे रिवाइज करेगी, आगे कोई मिनिमम वेजेस तय करेगी। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर फिक्सिंग द फ्लोर वेजेस अंडर सबसेक्शन 1 obtain the advice from central advisory board constitute, आगे जाके पढ़ेंगे हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, चैप्टर नंबर 5 या 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 42 एंड कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फालतू का पॉइंट है, वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी फ्लोर वेजेस तय करेगी तो दो जनों का एडवाइस लेगी, सेंट्रल बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड का एडवाइस लेगी और स्टेट गवर्नमेंट का एडवाइस लेगी, इन दोनों का एडवाइस लेकर ही फ्लोर वेजेस तय करेगी। ये पॉइंट बताया गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेक्शन 42 में। लो जी, बस खत्म होने वाला है, चैप्टर ही खत्म होने वाला है जी। सेक्शन 10 वेजेस ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। सेक्शन 10 क्या कहता है, वेजेस फॉर एम्प्लॉय हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। अच्छा, नॉर्मल वर्किंग डे से अगर आप कम काम कर रहे हो, नॉर्मल वर्किंग डे हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 घंटे 9 घंटे का नॉर्मल वर्किंग डे, अगर उससे आप कम काम कर रहे हैं तो फिर उस केस के अंदर वेजेस क्या रहेगी। इफ एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड under this code by the day work on any day on which he employed for a period of not less than requested number of hours constitute a normal working day। एक तो ये सबसे बड़ी गलती है करते, अरे सीधे सीधा आवर्स बता दो ना, बताया नहीं इसमें भी, यहाँ पर भी आवर्स बताओ यार। यहाँ पर भी कह रहा है कि जो नंबर ऑफ आवर्स बताए गए हैं ये नॉर्मल वर्किंग है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज कंपनी ने कहा कि 8 घंटे हमारा नॉर्मल वर्किंग डे है, अगर आप 8 घंटे से कम काम करोगे तो फिर सेक्शन 10 अप्लाई होगा। अब किसी कंपनी का नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है 9 घंटे, किसी का 7, किसी का 6, इस तरीके से। तो जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर होगा कंपनी का, उससे अगर कम काम करता है कोई इंप्लॉय तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। लिखा है ना, he which employed for a period of less than a requested number of hours constitute a non working day। रिक्वेस्टेड मतलब कितने घंटे, नंबर्स ऑफ आवर, कितने घंटे को हम नॉन वर्किंग डे मान लें। लेट्स सपोज अभी 8 घंटे मान लेते हैं, ऐसा लॉ नहीं कह रहा, ऐसे एग्जांपल लिया है। लेट्स 8 घंटे एक नॉर्मल वर्किंग डे है, अगर 8 घंटे से कम काम करता है तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ही सेल save otherwise hereby after provided be entitled to receive a wages in respect of the work done on that day as if he had work for a full normal working day in case where he has failure to work is caused by unwillingness to work, not by the omission of the employer to provide him with work, and second in such other case as circumstances as may be। okay, छोटी छोटी बातें अब याद करो। अब ये पूरी कहानी मैं आपको पूरे एग्जांपल समझाता हूँ, देखो ऐसे समझ में आएगी नहीं, मैं एग्जांपल लेकर ही आपको ये चीजें समझाते जाऊँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल वर्किंग डे आर जो है वो 8 घंटे है, ठीक है ना। कितने घंटे है जी, 8। तो 8 घंटे का हमारा समय है, जिसमें से एक एम्प्लॉय है जिसने 5 घंटे ही काम करा, 5 आवर ही वर्क करा। अब क्या है ये हमारा ये जो सेक्शन 10 है वो हमें क्या बताता है, कहता है, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है
कह रहा है अगर आपका नॉर्मल वर्किंग आवर, ये लेट करा है, देखो पहले तो बच्चे सबसे पहले तो ये गड़बड़ कर देते हैं, इसको एज्यूम करा है मैंने, लेट करा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अलग अलग कंपनी की केस के अंदर। अगर कोई इंप्लॉय नॉर्मल वर्किंग डे आवर से कम काम करता है, ठीक है, तो ये सेक्शन 10 कहता है उसको पूरे वर्किंग आवर की, पूरे नॉर्मल वर्किंग आवर की ही पेमेंट की जाएगी, मतलब जो उसको वेजेस मिलेगी, जो वेजेस उसको मिलेगी वो पूरे 8 घंटे की मिलेगी, भले ही उसने 5 घंटे काम करा हो। बट ऐसी नहीं मिलेगी सर, कंडीशन है, अगर उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तब। पहली कंडीशन उसने ये सेटिस्फाई, एक ही कंडीशन है, दूसरी कंडीशन बताएगी गवर्नमेंट, अभी एक ही कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर उसको काम एम्प्लॉयर द्वारा और उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा, तब नहीं मिलेगी उसको। इसको छोड़कर अगर और कुछ केसेस आते हैं तब उसको मिल जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूं, कोई पर्सन 8 घंटे का नॉर्मल वर्किंग आवर है, 5 घंटे वो काम करता है, तो सेक्शन 10 कहता है भले ही उसने 5 घंटे काम करा है, हम उसको पूरे घंटे मान लेंगे, कि हम मान लेंगे कि पूरे 8 घंटे काम करा है और उसको पूरे 8 घंटे की मिनिमम वेजेस दी जाएगी। बट अगर उस इंप्लॉय को काम दिया गया था इंप्लॉयर द्वारा और वो जानबूझकर उस काम को नहीं करता, रिफ्यूज करता है, तब नहीं देंगे भैया। उसको 8 घंटे का काम मिला था, वो कह रहा मैं नहीं कर रहा भाई 3 घंटे का काम, तो फिर तो पूरे 8 घंटे की वेजेस नहीं मिलेगी। अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब अगर ये चीजें जो बताई गई आपको कि एम्प्लॉयर ने काम दिया था, उसने रिफ्यूज कर दिया काम करने से, वो भूल गया जानबूझकर, तो ऐसे केस के अंदर उसको 5 ही घंटे की वेजेस दी जाएगी, 8 घंटे की नहीं दी जाएगी। बस ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई हो गई तो 5 घंटे की दी जाएगी। अगर नहीं होती है, मतलब वो एम्प्लॉयर ने उसको काम दिया था, उसने करा पूरा काम, वो भूला नहीं, वो रिफ्यूज नहीं कर रहा, तो ऐसे केस के अंदर उसको 8 घंटे की वेजेस मिलेगी, भले उसने 5 घंटे के लिए काम करा हो। ये वाली कहानी बताता है सेक्शन 10। अब देखिए दोबारा पढ़ाता हूं, आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। अगर कोई इंप्लॉय जिसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड, इस कोड में जिसका मिनिमम रेट फिक्स्ड हुआ है बाय द डे, एक दिन का जो वो काम करता है, ऑन एनी डे, किसी भी दिन, अगर वो इंप्लॉय काम कर रहा है, ही मतलब इंप्लॉय, वाज मतलब पास्ट में, इंप्लॉयड काम किया, अगर किसी भी दिन उसने कोई काम किया और ऐसा काम किया कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर था उससे कम काम किया, है ना, उससे कम काम किया, ही सेल उसको save as otherwise hereafter provided be entitled to receive a wages in respect of work done on that day as if he had work for full normal working day। वो कह रहा है कि अगर उसने कम काम किया तब भी हम उसको फुल वर्किंग डे के हिसाब से उसको मिनिमम वेजेस देंगे। इफ एनी केस वेयर, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आती है, केस आता है वेयर हिज फेलियर टू वर्क इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस, जानबूझकर उसने काम करा, एम्प्लॉयर ने उसको काम दिया था पर जानबूझकर उसने करा, एंड नॉट बाय द ओमिशन, वो भूला नहीं, उसने जानबूझकर काम नहीं करा जो एम्प्लॉयर ने काम दिया था, तो ऐसे केस के अंदर उसको 5 घंटे, मेरे एग्जांपल के तहत उसी के ही वेजेस देंगे, मिनिमम पूरे घंटे की नहीं देंगे। और इन सच अदर केस, और कंडीशन आ सकती है आगे फ्यूचर में, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, इसलिए लिखा एज में बी प्रिस्क्राइब, अगर कोई और केस फ्यूचर में डलता है वो भी अगर इंक्लूड हो जाता है तब भी उसको 5 घंटे की देंगे। मतलब ये जो कंडीशन आगे आई जाएगी, अभी तो एक ही है, फ्यूचर में मान लो 2-3 और जोड़ दी, तो दोनों तीन में से किसी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई में आ गया ना एम्प्लॉय, तो फिर उसको पूरे वर्किंग डे की वेजेस नहीं जाएगी, भले उसने 5 घंटे काम किया हो, उसको 5 घंटे की ही मिलेगी। सेक्शन 10-11 आप ये रहा, 11 पढ़िए, बड़ा सिंपल सा 11 भी, wages for 2 or more classes of work if it say where an employee does 2 or more class of work of each of which are different minimum rate of wage is applicable, the employer shall pay to such employee in respect of the time respectively occupied in each such class of work wages at not less than the minimum rate in force in respect of each such class। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था। लेट सपोज एक इंप्लॉय 12 घंटे काम करता है, कितने घंटे काम करता है, 12 घंटे। अब पहले वो
7 घंटे काम करता है एक जगह पर, 7 घंटे काम करता है लेट सपोज प्रोडक्शन में, 7 घंटे वो काम करता है प्रोडक्शन में। इसके बाद वो बाकी के 5 घंटे काम करता है सर्विस में। ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्शन में एक सर्विस में। अब प्रोडक्शन में मिनिमम रेट ऑफ वेजिस है, मिनिमम रेट ऑफ वेजिस प्रोडक्शन के अंदर है मान लो 100 रुपए पर आवर, लेट सपोज 150 रुपए पर आवर मान लेते हैं। और सर्विस के अंदर है मिनिमम रेट वेजिस 125 पर आवर। तो अगर कोई इंप्लॉय एक से ज्यादा क्लास ऑफ, क्लास इसको बोलते हैं क्लासेस ऑफ वर्क, क्या कहते हैं क्लासेस ऑफ वर्क, एक से ज्यादा क्लासेस ऑफ वर्क में काम करता है, तो जितने घंटे उसने इस क्लास में काम करे तो इसके हिसाब से मिनिमम रेट ऑफ वेज दी जाएगी, और जितने घंटे उसने इस क्लास में काम करे उसको इसके हिसाब से मिनिमम रेट ऑफ वेज दी जाएगी। मतलब दोनों को एक नहीं करेंगे, जितने घंटे जिसमें काम करे उस घंटे के हिसाब से उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करी जाएगी। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, पर आवर पर डे ले लेता हूं, पर आवर में तो ये अमीर है भैया। ठीक है सर, एग्जाम्पल समझ में आया। तो अगर कोई इंप्लॉई 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस के अंदर काम कर रहा है और हर एक क्लासेस का अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट हुआ था, तो उसको उसी हिसाब से पे किया जाएगा, जिस क्लास में करा था जितने घंटे करा उस हिसाब से उसको पे किया जाएगा। 12 मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। जैसे कि हमने आपको देखा था, अगर कोई पीस रेट वर्कर है जो पीस रेट के हिसाब से काम कर रहा है, जो पीस रेट के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब पीस के अनुसार काम कर रहा है, पर उसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किसके हिसाब से सेट होगा, टाइम के हिसाब से। क्योंकि मान लो कल को उसने 2 ही पीस बनाए, तो 2 पीस के उसको मिल गए 20 रुपए, 10 रुपए पर पीस है, 20 रुपए मिल गए, तो 20 रुपए में थोड़ा उसकी जिंदगी चलेगी, मिनिमम तो इतना मिलेगा, चाहे वो कम पीस बनाए तब भी उसको इतना मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक सही सोच कर ही दिया है। कल को उसकी तबीयत खराब हो गई और वो 2 ही पीस बना पाया, तो भाई 2 पीस में मिल रहा है उसको 20 रुपए, और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेट हुआ है टाइम के हिसाब से 150 रुपए, तो उतना मिलेगा उसको सर। इसलिए गवर्नमेंट ने सही डिसाइड लिया है कि अगर पीस रेट वर्कर है, पीस के हिसाब से उसको पैसा मिलता है, तो जो मिनिमम वेजेस रेट होगा वो टाइम के हिसाब से एप्लीकेबल होगा उस पर। आगे क्या कह रहा है, सेक्शन 12 लेट डाउन प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्कर। पीस वर्कर के लिए टाइम रेट वेजेस सेट करेंगे। इट सेज वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन अ पीस वर्क फॉर विच द मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट अ मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड। वही कहानी बता रहा है कि भाई भले ही पीस रेट वर्कर होगा, पीस के हिसाब से उसको पैसा मिलता होगा, पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलता होगा, पर मिनिमम वेजेस रेट टाइम के अनुसार उसके लिए सेट किया जाएगा। द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच पर्सन वेजेस एट नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट। भले ही उसने आज 2 पीस बनाए, भले ही उसने आज 2 पीस बनाए और 2 पीस के उसके बनते हैं 20 रुपए, और मिनिमम रेट टाइम रेट वेजेस है 125 रुपए एक दिन का, तो 125 रुपए ही दिया जाएगा, 20 रुपए नहीं दिया जाएगा, उससे कम में नहीं होगा। अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। और मान लो अगर उसने बहुत ज्यादा पीस बनाया, वो एक दिन में 1000 पीस बनाता है और उसको 2000 बनता है उसका पर देगा, तो उसको 2000 दिया जाएगा, जितना बनाएगा उतना देगा। पर अगर कम बनाता है तो मिनिमम तो टाइम के हिसाब से बताया वो दिया जाए। वर्कर के लिए बहुत बेस्ट चीज है ये। अगला पॉइंट क्या कहता है, फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। खत्म ही हो गया, ये देखो इतना है, के बाद ये रहा, खत्म हो गया। पेमेंट ऑफ वेजेस है, अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। हाँ जी, तो आज ये कह रहा है वेयर द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स अ नंबर्स ऑफ आवर ऑफ वर्क दिस शैल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग आवर इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक इंटरवल। लेट्स सपोज क्या बोल रहा है ये, कहता है देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो नंबर्स ऑफ आवर, नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर फिक्स कर सकती है। लेट सपोज, लेट कर लिया मैंने, लेट सपोज 9 आवर उसने फिक्स करे, उस 9 घंटे में इंटरवल टाइम भी फिक्स कर सकती है। इंटरवल टाइम मतलब, इंटरवल टाइम का मतलब बीच में ब्रेक, जैसे कि ब्रेक, लंच ब्रेक हो गया, आपके पास रेस्ट ब्रेक हो गया, या टी ब्रेक हो गया, जो भी है वो डिसाइड कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में क्या क्या डिसाइड कर सकती है, इस सेक्शन के अंदर एक तो नंबर्स ऑफ आवर वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग आवर कितना होगा,
9 घंटे 8 घंटे, उस 9 घंटे में 1 घंटे का ब्रेक होगा या आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक होंगे, वो डिसाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगला पॉइंट कहता है कि भैया इस 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर एक हॉलीडे डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट, एक वीकली छुट्टी मिलेगी। 7 दिन के अंदर एक वीकली छुट्टी मिलेगी। आपको पता है किन किन किसी किसी इंप्लॉय को 7 दिन काम करना होता है, किसी किसी इंप्लॉय को 7, क्योंकि वहां पर छुट्टी नहीं दे सकते, मजबूरी है, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, पर मिल जाता है अब तो, खैर सभी देते हैं, पर कहीं कहीं ऐसे स्पेसिफिक इंप्लॉय होते हैं जहां पर छुट्टी नहीं मिलती, तो उनके लिए अलग से प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, अगला, कोई स्पेसिफिक इंप्लॉय के लिए छुट्टी के लिए अलग से प्रोविजन बना सकती है। स्पेसिफिक इंप्लॉय के लिए अलग से बता सकती है कि कब छुट्टी उनको मिलेगी। हॉलीडे वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा उनको, हफ्ते में कब मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। अगर चौथा पॉइंट, अगर आपको हॉलीडे वाले दिन बुला रहे हैं, छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं, हॉलीडे वाले दिन काम कराया, तो उसका वेजिस ओवर टाइम रेट से दिया जाएगा। आपको पता है ना ओवर टाइम वेजिस में किस रेट से देते हैं वेजिस, डबल के रेट से, पता है ना, बाकी में सब में पता है, ओवर टाइम में डबल के रेट से भेजे। तो जिस दिन आपने की छुट्टी है, मान लो संडे के दिन आपकी छुट्टी और आपको फोन में कह रहे कि ये काम करके दो हमें, तो जितना पीरियड आपने काम करा आपको डबल रेट से पैसा मिलेगा, ओवर टाइम रेट से पैसा मिलेगा। तो ये प्रोविजन लिखे हैं इन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, ये यहां तक आ जाइए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। फिक्स द नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क विच शैल कंसिडर नॉर्मल वर्किंग डे, मैंने मान लिया 9 घंटे माना, इंक्लूडिंग वन और मोर स्पेसिफिक, जैसे ब्रेक और टी ब्रेक का एक से ज्यादा स्पेसिफिक पीरियड बना सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डे, हर 7 दिन के पीरियड पे एक रेस्ट डे होगा। एम्प्लॉय और एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ एम्प्लॉय एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन, एनी स्पेसिफिक एम्प्लॉय और एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ एम्प्लॉय, लगाया ना, हर एक एम्प्लॉय के लिए 7 दिन में एक रेस्ट होगा, पर किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए अलग रेस्ट पीरियड बनाया जाएगा इनके लिए। इसके बाद पेमेंट की अगर बात करें, तो अगर आप रेस्ट वाले दिन में अगर आप काम कर रहे हैं, प्रोवाइडर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे रेस्ट ऑन वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाले दिन में अगर आप काम करते हैं तो पेमेंट आपको ओवर टाइम रेट से दी जाएगी, उससे कम में नहीं जाएगा, नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे कहता है, वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 जो ऊपर वाला हमने पढ़ा, in relation to the following class of employee apply only to such extension and subject to such condition as been prescribed। जो ऊपर के जितने भी हमने प्रोविजन पढ़े ना, उस प्रोविजन जितने भी हमने सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 1 में जो हमने सब सेक्शन 1 में ये वाला ये प्रोविजन पढ़े ना ABC, ये सारे प्रोविजन नीचे दिए गए क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय में कुछ हद तक एप्लीकेबल होगा, कुछ हद तक नहीं होगा, कुछ एक्सटेंड तक एप्लीकेबल होगा, कुछ एक्सटेंड तक नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। पहला, अगर कोई एम्प्लॉय एंगेज इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन में है विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और प्रिवेंटेड, ठीक है। बी, एम्प्लॉय एंगेज इन अ वर्क ऑफ नेचर ऑफ preparatory or complementary work which must be necessarily carried on outside the limit laid down for a general working in a employment concern। ये 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़े, दोनों पॉइंट को समझाता हूं। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे काम करता है और उसका होना वहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में देखते हो आप, इमरजेंसी आती रहती है, तो वर्कर वहां पर देखते हो इमरजेंसी में हर कोई एम्प्लॉय को रहता है, तो उससे इसमें ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे 7 दिन में एक दिन छुट्टी दो, भाई तुम्हारा काम ही ऐसा ही है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है छुट्टी मिलने का। तो वो ऊपर की जो क्लॉज है वो इनके इसमें कुछ हद तक एक्सटेंड होंगे और सारा एप्लीकेबल नहीं होगा। छुट्टी मांगते नहीं मिलेगा, अगर छुट्टी के दिन बुलाया है तो आपको ओवर टाइम रेट से पैसा नहीं दे भी तो चलेगा, इस तरीके से कह रहा हूं मैं कि छुट्टी के दिन आप छुट्टी दी, आपको इमरजेंसी थी, आपको बुला लिया गया, तो ओवर टाइम के पैसे के रेट से अगर पैसा नहीं देगा तब भी चलेगा, मतलब कुछ हद तक ही एक्सटेंड तक ही एप्लीकेबल होगा, ज्यादा नहीं एप्लीकेबल होगा इन एम्प्लॉय में। अगर कोई एम्प्लॉय, ये पहला पॉइंट है, समझ में आ गया। बी पॉइंट यहां से चालू है, ये वाला बी पॉइंट यहां चालू है, ये सी पॉइंट हुआ, ठीक है। बी पॉइंट कहता है कि अगर आप प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं, कोई ऐसी जगह पर, ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ऐसी जगह पर आप काम कर रहे हैं जहां पर आज उसका कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है, नॉर्मल वर्किंग डे, नॉर्मल वर्किंग आ रहे भले ही 9 घंटे, पर 12-13 घंटे लगाकर आज खत्म करना है, इसको बहुत जरूरी है खत्म करना, तो उस केस के अंदर आप फर्दर कोई जो ऊपर सेक्शन बताया था उसकी एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि यार कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी करनी है, बहुत जल्दी मात्रा में करनी है,
कोई ऐसा काम बहुत जल्दी करना है, खत्म करके देना है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट है, तो उसमें 7 दिन में 1 दिन में छुट्टी ना मिलेगा तब भी चलेगा। ये आता है दूसरा पॉइंट। तीसरा, एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियल इंटरमिनेंटली। अब ये क्या कहता है, तो ये बेसिकली इंटरमिटेंट क्या होता है, मैंने कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूं, उसका मतलब ही सबसे समझते ही आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। यहां पर जैसे कि इंटरमिटेंट आ गया, यहां पर जैसे कि इमरजेंसी आ गया था, यहां पर जैसे कि प्रिपेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क आ गया जो करना जरूरी था। इंटरमिटेंट का मतलब होता है सीजनेबल स्टेब्लिशमेंट। सीजनेबल स्टेब्लिशमेंट आपको पता है, कुछ ऐसी स्टेब्लिशमेंट होती है जो सीजन में चलती है, 6 महीने चलती है, 6 महीने छुट्टी हो जाती है, 6 महीने काम नहीं होता, तो जो 6 महीने चलती है उसमें भी आप छुट्टी मांगोगे, अरे 6 महीने आप छुट्टी पे थे, अब 6 महीने कंपनी खुल रही है उसमें भी छुट्टी नहीं मिलेगी जी, बिल्कुल भी। सीजन पे आप छुट्टी नहीं मांग सकते हमसे, 7 के 7 दिन काम करना होगा, और अगर नॉन वर्किंग आवर 8 घंटे है तो उसको 12 घंटे काम करना होगा, तो ऊपर के क्लॉज एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं इनके लिए। वो पसंद आ रहा है आपको चीजें। इसके बाद एम्प्लॉय एंगेज इन एनी वर्क विच फॉर टेक्निकल रीजन has to be completed before the duty is over। ड्यूटी खत्म होने से पहले आपको टेक्निकल रीजन, एम्प्लॉय एंगेज्ड इन एनी वर्क, वो ऐसे काम में एंगेज है फॉर टेक्निकल रीजन, टेक्निकल काम है, रीजन हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे कंप्लेन आ गई 12 बजे रात को लाइट चली गई, टेक्निकल है, हम कोई और नहीं कर सकता, टेक्निकल पर्सन ही आगे कर सकता है, तो उसको करना पड़ेगा उस टाइम आकर। मतलब टेक्निकल काम अगर कोई इंप्लॉय करता है तो उसको अपनी ड्यूटी खत्म होने से पहले उस काम को कंप्लीट करना है, और अगर वो नहीं कर पाता तो उसको काम को करना पड़ेगा कंप्लीट, कंप्लीट चाहिए भैया, क्योंकि टेक्निकल है और कोई कर नहीं सकता, इलेक्ट्रिसिटी का काम आप ही कर सकते हो, हम तो नॉर्मल पर्सन कर नहीं सकता। ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं टेक्निकल के अंदर, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। employee engaged in a work which could be not carried on except at time dependent on the irregular action of natural। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जैसे कि नेचुरल फोर्सेस, कहीं कहीं पर ऐसी चीजें होती है जहां पर नेचुरल क्लाइमेट, आंधी तूफान वगैरह, बाढ़ आने का डर हो सकता है, डैम्स वगैरह में देखते हो आप, तो वहां पर आपका नॉर्मल वर्किंग आवर भी अलग हो सकता है, आपका रेस्ट डे भी होगा ही नहीं होगा वो अलग चीज हो सकती है, आपको एडवांस थोड़ा ओवर टाइम भी काम करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें, तो कुछ ऐसे इंप्लॉय है जहां पर मेन मेन पॉइंट्स आप देखिए, टेक्निकल, इंटरमिटेंट, प्रिडेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री और इमरजेंसी, ये 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, इस बेसिस पर ही आप बनाकर इसको ले सकते हैं। हालांकि ये इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ये पेपर में आएगा नहीं वैसे, बट फिर भी एक बार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इन रीजन, ये कुछ ऐसे इनके लिए, इन इंप्लॉयज के लिए कुछ एक्सेप्शन हो सकती है ऊपर वाले क्लॉज के लिए। ऊपर वाला क्लॉज हर इंप्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगा, एक रेस्ट डे मिलेगा, रेस्ट डे मिलोगे तो अलग से पैसे मिलेंगे, ओवर टाइम मिलेगा, एक ब्रेक भी होगा। तो कहीं ऐसे इंप्लॉय होते हैं जहां पर ब्रेक होगा नहीं होगा नहीं पता, रेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, तो वो इन इंप्लॉय के लिए कुछ एक्सेप्शन होती है, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है इंप्लॉय ऐसी जगह काम करे जहां पर चीजें कुछ भी बिगड़ सकती है। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन टू का क्लॉज सी क्या है, ये वाला है, ठीक है, क्योंकि बी ए था और सी ए था, है ना, टोटल है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज सी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज एसेंशियल, लिख भी दिया है, इंटरमिटेंट वेयर इट इज डिक्लेयर्ड टू बी सो बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सो ऑन द ग्राउंड दैट द डेली आवर ऑफ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय of if there is a no daily hour of a duty of such for employee, the hours of duty normally include a period of in action during which the employee may be on duty but it is not called up or display either the physical activity or sustainable attention। कुछ भी भर दे रहे यार फालतू की चीजें, मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहा है, ये सिंपल वो कह रहा है जी, देखिए जो क्लॉज 3 में था ना इंटरमिनेंटी, क्लॉज 2 के 3 में पॉइंट पढ़ा था ना एसेंशियल इंटरमिटेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर क्या बोला गया है कि इसके लिए अलग से डेली आवर डिसाइड किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेली आवर किसी किसी केस में डिसाइड नहीं हो पाता, तो जब वो काम करेगा वही उसका डेली आवर रहेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा है उस पर्टिकुलर में कि क्लॉज बी के अंदर स्टेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन जगह के इंप्लॉय पे, जो इंटरमिटेंट की जगह पे इंप्लॉय काम कर रहा है, वहां पर डेली आवर ड्यूटी सेट करी जाएगी इंप्लॉय के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। और कभी अगर डेली आवर्स ड्यूटी सेट नहीं की जा रही, हर दिन की ड्यूटी अलग अलग सेट करेगी कि आज किस ड्यूटी आवर क्या रहेगा, आज क्या रहेगा, आज क्या रहेगा, और अगर किसी दिन नहीं हो पा रहा तो जिस टाइम वो काम कर रहा है वही उसका डेली आवर मान लिया जाएगा।
Central and state government may fix the number of hours that constitute a normal working day. In case of employee work in excess of normal working day, they are entitled to overtime. ये वाली लाइन बड़ी सिंपल सी लाइन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा नॉर्मल वर्किंग आवर मान लो 9 घंटे, अगर कोई इंप्लॉय इस 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, मान लो उसने 12 घंटे तक काम करा, तो 10, 11, 12 3 घंटे का जो उसने एक्स्ट्रा काम करा उसको वेजेस मिलेगी, ओवर टाइम वेजेस मिलेगा, जो कि डबल होता है। आपको पता है ओवर टाइम वेजेस क्या होता है? डबल होता है। पढ़ के देखो ले, वही लिखा हुआ। They will entitled to be overtime wages which must be at least twice the normal rate of wages. आगे कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ओवर टाइम आ गया, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 14, where an employee whose minimum rate of wages has been fixed under this code by the hours, by the day, by the longer wage period, मतलब month, as we prescribe, work any in day in excess of the numbers of hours, normal working day, the employer shall pay him every hours of a part of hours or work in excess at the overtime rate shall not be less than the twice the normal working day. इतना ही यार। ओवर टाइम में क्या होगा? एक पॉइंट, एक वही पॉइंट होगा कि अगर कोई इंप्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा सा काम करता है, तो जो भी मिनिमम रेट डिसाइड करा गया है 1 घंटे का या 1 दिन का या 1 हफ्ते महीने का, जो भी है, जो भी रेट डिसाइड करा है पर आवर का, उसको डबल करके ही इसको दिया जाएगा अगर वो नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा घंटे काम करता है। तो वही एग्जांपल, 12 घंटे काम करा, 9 घंटे की शिफ्ट थी, 3 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम करा, तो 1 घंटे का जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होगा उसको डबल करके उस 3 घंटे पे दिया जाएगा। लेट्स सपोज कि 1 घंटे का रेट है 50 रुपए, तो डबल कर दो 100, तो 3 घंटे के 300 रुपए मिल जाएंगे उसको। राइट, ये हो गया पूरा चैप्टर खत्म। अब आ जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर देखेंगे तो मैंने इसके लास्ट में ना बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट से। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं, है ना। और अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पुराने सिलेबस में था, और नए सिलेबस में, क्योंकि नए सिलेबस का अभी कोई ज्यादा एग्जाम हुआ भी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं हुआ और इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन है भी नहीं, तो इसलिए मैंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल दिए। अब इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका पर्टिकुलर सेक्शन या प्रोविजन नए सिलेबस के इसमें है ही नहीं, तो वो नहीं करेंगे। तो मेरे पे समय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं सारे डाल देता हूँ, और जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं बता दूंगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं करना। जैसे कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर नहीं है, अब पढ़ा आपने पूरा मिनिमम वेज चैप्टर पढ़ लिया, पावर इंस्पेक्टर नहीं है, तो इसमें से मैं आपको बता दूंगा कौन सा करना और कौन सा नहीं करना। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने डाल रखे हैं, कहांगे भैया खत्म, अच्छा इतना ही है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। नए सिलेबस के आएंगे तो मैं और डाल दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम अगर बात करें तो सर ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर तो हटाओ पहले, तो ये क्वेश्चन तो अब नहीं है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में नहीं है। इसके बाद यहाँ कह रहा है 2018 दिसंबर 8 में आया था, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ओवर टाइम अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। अब आएगा राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ओवर टाइम अंडर मिनिमम वेजेस चैप्टर ऑफ कोड ऑफ वेजेस एक्ट। 5 नंबर का ओवर टाइम वाला जो लास्ट कौन सा आपने पढ़ा वो पूरा छाप देना जी, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। जून 2011 में आया था पुराने सिलेबस में, मिस्टर मल्होत्रा एक फैक्ट्री मैनेजर है, स्टेट दैट द पेमेंट ऑफ वेजेस कैन आल्सो बी मेड इन काइंड। क्या पेमेंट ऑफ वेजेस काइंड में की जा सकती है? क्या वेजेस का पेमेंट काइंड में किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो तीसरा हमारा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट पर हमारा पुराने सिलेबस में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके प्रोविजन में था कि आप कैश और काइंड दोनों पर वेजेस दी जा सकते हैं, बट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता, क्योंकि देखिए हम अभी अभी पढ़ा तो कहीं आपको मिला कि वो वेजेस जो हम दे सकते हैं वो काइंड में दे सकते हैं, मिनिमम वेजेस वाले चैप्टर में तो नहीं मिला। आगे पेमेंट ऑफ वेजेस वाले चैप्टर मिले तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिनिमम वेजेस की। इसके बाद आगे आ जाइए, ये आपको देखो मिलेगा सिलेबस के अंदर, जो पढ़ा होगा ना वो आपको मिलेगा। मिस्टर सिंह एंगेज करते हैं 2 टाइप्स ऑफ जॉब इन अ फैक्ट्री, एक ही जॉब में 2 अलग अलग क्लासेस में काम करते हैं। वेदर एक है वेल्डर एंड सिक्योरिटी गार्ड की, एक वेल्डर का काम करते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड का। एज द वेजेस रेट ऑफ डिफरेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ जॉब द एम्प्लॉय कैलकुलेट द हिज मिनिमम वेज एट द रेट ऑफ एट एवरेज रेट, या व्हाट इज दिस करेक्ट, वेदर इज करेक्ट एवरेज रेट से दिया जाएगा? नहीं सर, एवरेज रेट से नहीं, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है अलग क्लास के लिए उसको अलग दिया जाएगा, और जो आपके पास मिनिमम वेजेस है वेल्डर के लिए उसको अलग दिया जाएगा। तो अलग अलग क्लासेस के हिसाब से अलग अलग वेज रेट पे
किया जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप जो पॉइंट लिखेंगे, मैं दोबारा खोलता हूं। एक पॉइंट आपको पढ़ाया था ना मैंने अभी, कि जहां पर आप अलग अलग क्लासेस पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, ये 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस में काम कर रहा है, तो उसका अलग अलग मिनिमम वेज रेट दिया जाएगा। ये वाला पार्ट है, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्कर, पूरा उठाओ और कॉपी मार दो। ठीक है बॉस, समझ में आ गया? कॉपी कर देना। तो कह रहा था एम्प्लॉयर कैलकुलेट हिज मिनिमम वेजेस एट एन एवरेज रेट, नो वेदर दिस इज करेक्ट, नो दिस इज नॉट करेक्ट, द लीगल प्रोविजन एज बिलो लिखना है, नो द एम्प्लॉयर वाज नॉट करेक्ट, लीगल प्रोविजन डिस्कस बिलो, ऐसे लिखकर आप सीधा सीधा ये पढ़ डाल देना। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें सीधा प्रोविजन लिखना होता है, कभी भी 2 मार्क्स के प्रोविजन के लिए अलग से नहीं लिखना है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि पहले आप लिखिए रेफरेंस, कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन कहां से आया, फिर मैंने बताया था आप लिखिए कंक्लूजन। देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले लिखिए रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, फिर डालिए प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये मैंने अपने सर से सीखा था, जिन्होंने मुझे लॉ पढ़ाई थी, तो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने अपने सर से सीखा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। आप भी ये फिर फ्यूचर में किसी और को सिखाओगे, है ना? अच्छा तरीका है तो इसलिए। और यहाँ पर आता है कंक्लूजन। रेफरेंस में आप लिखेंगे दिस प्रेजेंट सिचुएशन हैज बीन टेकन, टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या कॉन्सेप्ट है ये देखो, कॉन्सेप्ट ये रहा, पेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क, पेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क फ्रॉम कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ये आपके पास कॉन्सेप्ट का नाम आ गया। Thus, this present situation has been taken from the concept of this from Code of Wages Act। फिर एक्ट का नाम आएगा, फिर एक्ट का नाम आएगा, तो ऐसे लिखना है कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन जो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखो, सीधा कंक्लूजन लिखना होता है। पर जो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन हमने कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से ली है और इस एक्ट से ली है। अगर आप कॉन्सेप्ट का नाम नहीं जानते, कॉन्सेप्ट का नाम अगर आप नहीं जानते तो सीधा लिखो दिस प्रेजेंट सिचुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दी कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। कॉन्सेप्ट का नाम नहीं जानते तो, अगर जानते हैं तो पहले लिखो फ्रॉम कॉन्सेप्ट दिस एंड फ्रॉम कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ये सीखा, हमने एग्जामिनर को ये बताया कि हमें पता है ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपने किस कॉन्सेप्ट और किस एक्ट से दिया है। एग्जामिनर पहले ही फिदा हो जाएगा आप पे। ठीक है, फिर प्रोविजन अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, पूरा कॉपी करो यहां से और छाप दो, कंट्रोल सी और कॉपी। लो जी, कहाँ है जी कॉपी, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है जी, यहाँ पर पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी, मेरा लैपटॉप कीबोर्ड खराब हो गया है, कंट्रोल वी हो नहीं रहा बेचारा, तो और यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आ रहा लग रहा है। ना भैया यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पर वो प्रोविजन लिख देना है ना, प्रोविजन तो भैया लिख देना, पूरा का पूरा छाप देना, यानी लाइन जो भी आ रहा है आपके दिमाग में पेपर है वो छाप देना। फिर लिखना कंक्लूजन में क्या देना होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब होता है जो प्रोविजन एक्चुअल प्रोविजन है जो एक्ट में डिस्कस करा है। कंक्लूजन का मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, वेदर एम्प्लॉय, क्या पूछा था क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा था द एम्प्लॉय कैलकुलेट हिज मिनिमम वेजेस एट एन एवरेज रेट, वेदर इज दिस करेक्ट, नो,
एम्प्लॉयर वाज नॉट करेक्ट बिकॉज नहीं लिखो, बिकॉज में लिखो प्रोविजन एज डिस्कस्ड अबव, प्रोविजन एज डिस्कस्ड अबव। इस पर्टिकुलर के लिए कंक्लूजन अलग होता है। देखिए कंक्लूजन अपने हिसाब से लिखा जाता है, तो कंक्लूजन अलग होता है हर केस के अंदर। ये हर केस में आप सेम फॉर्मेट बना सकते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलग अलग केस में अलग अलग होगा, पर कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लेते हैं, ये आपकी लैंग्वेज होती है, कंक्लूजन में सिर्फ आपकी लैंग्वेज, ये लॉ की लैंग्वेज होती है, और इधर आप अपना तरीका कोई भी यूज कर सकता है ना। कंक्लूजन में अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इस तरीके से कर देना होता है प्रेजेंट। भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पहले था, अब नहीं है, काट दो। एज एंगेज टू टाइप्स ऑफ जॉब इन अ फैक्ट्री, सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया। देखो ए एंगेज दो टाइप की जॉब में काम कर रहा है फैक्ट्री में, एक मैकेनिक में काम कर रहा है, एक वॉचमैन की जॉब में काम कर रहा है। द वेजेस रेट डिफरेंट फ्रॉम टू जॉब, दोनों जॉब के लिए अलग अलग वेजेस रेट था। द एम्प्लॉय कैलकुलेट हिज वेजेस ऑन एवरेज रेट, क्या वो सही है गलत है, एक्सप्लेन योर व्यू, पूरा कॉपी कर दियो जी दोबारा, जो एज अ था एज इट इज कॉपी हो जाएगा। देख लो इस तरीके से लिखना है, आपकी व्यवहार भी 2 मार्क्स का ही है। चलिए अब यहां पर आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग रिवाइजिंग मिनिमम वेज एक्ट, ये हमने पढ़ा है, राइट, पढ़ा है दोस्तों, ये हमारे पार्ट है, तो टिक लगा लेना, जो मैं कह रहा हूं पार्ट है हमारा उस पर टिक लगा लेना। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग अ मिनिमम वेजेस रेट हमने पढ़ा था, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग अ मिनिमम वेजेस रेट, ये रहा सेक्शन 8, पूरा कॉपी कर देना है आपको, 4 नंबर का है, 4 नंबर के हिसाब से आप कॉपी कर लीजिएगा, पूरा लिखोगे तो बेटर है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, फिर दोबारा देखो, इससे समझ लो आप कि प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, 2 बार पूछ लिया लगातार। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 प्रिस्क्राइब द पेमेंट ऑफ वेजेस इन कैश ओनली, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में अभी नहीं है। पुराने सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो कैश और काइंड दोनों में हो जाता था, पुराने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। एक्सप्लेन द, फिर से प्रोसीजर, फिर से प्रोसीजर, अरे प्रोसीजर ही खत्म नहीं हो रहा, ये लो जी फिर से प्रोसीजर, प्रोसीजर ही खत्म नहीं हो रहा। ओवर टाइम, ओवर टाइम खत्म नहीं हो रहा। मिनिमम वेजेस एक्ट प्रिस्क्राइब द पेमेंट ऑफ वेजेस इन कैश ओनली, ये नहीं है हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में आएगा नहीं, देखो नई सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। फिर ओवर टाइम, तो आपको इतना सब देखने के बाद क्या पता चला, क्या आपको पता चला, खत्म हो गया, क्या पता चला आपको, क्या आएगा मिनिमम कोड ऑफ वेजेस एक्ट, अगर कोड ऑफ वेजेस एक्ट से क्वेश्चन आता है और मिनिमम वेजेस आता है तो कौन से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग, और ओवर टाइम, ये 2 तो दिखे रहे। इसी तरीके से बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेडली एक चीज पूछी जा रही है, तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाकर देखना, मैंने यही 2 लिखवाए होंगे आपको ओल्ड सिलेबस के, और नए सिलेबस का जब मैं बनाऊंगा कोड ऑफ वेजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये 2 डालूंगा उसमें। खत्म हो गया हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस वाला चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है जी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। रिकॉर्डिंग का एक बेनिफिट होता है, हम उसको 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो तब भी हमें समझ में आ जाती है चीजें, 1.5 से एक्सीड मत करा करो। देखो मैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बता रहा हूँ कितना है, 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 5 पेज में हमने आज भी 5 ही पेज पढ़े थे, और कल भी हम नेक्स्ट क्लास में भी 5 पेज पढ़ेंगे, बोनस थोड़ा बड़ा है, मिनिमम वेजेस पेमेंट ऑफ वेजेस भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।